सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज 25 सितंबर है और कल को ये पेपर हुआ था ओली बोर्ड का। ठीक है, सो पहले तो एक बार देख लो क्या कुछ रहा पेपर में। 121 जो है मैंने अटेम्प्ट किए थे, 9 क्वेश्चन छोड़े थे, उसमें से 12 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। 315 का स्कोर था, 1764 रैंक थी और बाकी ये सब परसेंटाइल वगैरह। एक मिनट, ओके 96.1 की परसेंटाइल है इधर एंड वही सब है। बाकी नॉर्मल अपना मैथ्स में 35 मिनट, रीजनिंग 25 मिनट एंड इंग्लिश में जो है वो 28 मिनट में कर दिया था। 124 से 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, 1 क्वेश्चन मैंने किया नहीं था। ठीक है, सो अभी एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ हुई एंड उसके बाद देखेंगे इंग्लिश। ठीक है ना, उसके बाद करेंगे इंग्लिश का कहाँ पे क्या है। ये वाला गलत हो गया। मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में मैंने जो है वो इन तीनों का HCF निकाल लिया, लेकिन एक्चुअल में क्या था, HCF निकाल के और फिर बाकियों को जोड़ देना था जितना जितना बचेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ 5 बचा, यहाँ पे कितना बचा, 7 बचा और यहाँ पे 20 बचा। ठीक है, तो ऐसा होना था, 32 आना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ये गलत हो गया, इसमें 1/6 आना था। ठीक है, बाकी ये छूट गया था, इसको जल्दी जल्दी मैंने लगाया, उसके बाद में ये क्वेश्चन छूट गया था एंड देन ये भी छूट गया। अरे इसको लगाया तो था यार, इसको लगाया था मैंने, चलो नहीं लगा होगा उस टाइम पे, वरना इसको लगाया था मैंने जल्दी जल्दी में, क्योंकि 12 और 10 का निकाला था करके। इसमें आता है कितना, 11 और 1 आता है, तो स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस 120 माइनस 1, 121 माइनस 1 120 और 120 का स्क्वायर होता है 144,000। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं रीजनिंग पे। ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, इसमें आना था ओनली सेकंड, फर्स्ट वाला फॉलो नहीं करेगा, सम मेटल इज नॉट कॉल्ड। ठीक है, लिखना पड़ेगा इसको यार, ये रीजनिंग थोड़ी दिक्कत देती है। इस वाले में मैंने लगाया था C नंबर शायद, हाँ तीसरा लगाया था, लेकिन तीसरा है सिर्फ 90 डिग्री घुमाने पे और ये 180 डिग्री घुमाना था, ये मेरे को ध्यान नहीं रहा, इसलिए मिस्टेक हो गई। ये वाला भी मेरा गलत हो गया। ठीक है, फर्स्ट आर्गुमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं मिला। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कर दिया कि लोगों के लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ये वो वाली बात हो गई कि 1000 मुजरिम छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो भाई दुकान लुटती है, लुटती रहे, लेकिन लोगों को जो इम्पोर्टेंट काम है ना वो नहीं रुकना चाहिए, वो उसमें मुश्किल नहीं आनी चाहिए। सो ओनली सेकंड एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। एक क्वेश्चन था यार जो गलत था, लेकिन वो मेरा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर आई थिंक देखते हैं एक बार, वन सेकेंड, जस्ट लेट मी फाइंड द क्वेश्चन। मैथ्स में था शायद, है ना, हाँ वो मैथ्स में था, हाँ ये वाला। सो इसमें मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई और इसका आंसर 405 आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जो है वो 3105 दे दिया। कैलकुलेशन मिस्टेक कैसी हुई कि जो 11 था ना, 3AB इंटू A प्लस B में जो 11 है वो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, उसकी वजह से मेरा आंसर निकल गया। तो ये मान सकते हो कि गलत कैलकुलेशन की वजह से आंसर ठीक हो गया, लेकिन ये आंसर है ही नहीं। तो ये थोड़ी सी एक सीरियस कंसर्न है कि मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक में थोड़ी दिक्कत आ रही है यार, ये पता नहीं कैसे। एक मतलब अगर इसमें 405 होता ना तो फिर मेरा पक्का ये आंसर गलत होता, क्योंकि मैंने इसको गिना ही नहीं। अभी रीजनिंग हो गया, रीजनिंग में देख लिया, ठीक है। अब इंग्लिश में मेरी 2 गलतियां हैं। एक तो बिजार में पहले लगा रहा था, वीडियो का लिंक दे दूंगा, वीडियो को देख लेना। इंग्लिश के पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 77 में मैं बिजार लगा रहा था, ठीक है, लेकिन फियरी जो है वो मैंने लगाया बाद में, तो बिजार आना चाहिए था। एंड 35 का देखो, तो मेलिंगर आता है प्रिटेंड टू बी इल, तो मैंने एक्सूम लगाया, ये गलत हो गया। इसमें मैंने बाद में तुक्का मारा, मतलब उसके बाद में पेपर के बाद में, लेकिन ये जो तुक्का हो बाद में ठीक ले गया, जब रिजल्ट आया तो ठीक तुक्का निकल गया। उस टाइम मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि हवा ही नहीं लग रही थी मेरे को इसकी क्वेश्चन की कि कैसे होगा। ओके, जीके में ये देखो
दूसरा गलत हो गया। केपलर का तीसरा नियम है। केपलर के 3 रूल थे। पहला ये था कि एक एलिप्टिकल शेप में घूमेंगे। दूसरा था कि जो एरिया है स्वेप्ट बाई इन अ फिक्स पीरियड, एक जो एरिया होगा स्वेप्ट बाई एनी प्लेनेट, वो जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, चाहे वो इलिप्ट के किसी भी हिस्से पे हो, सेम टाइम में सेम एरिया स्वीप करेगा। और तीसरा लॉ ये था कि प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, उसके बाद 14वां, 1 मिनट मैंने देख लिया क्या? हाँ, स्टेट बैंक 1955 में आया था। चलो याद कर लेंगे। जीनी कोफिशिएंट 0 होता है अगर परफेक्ट इक्वलिटी चाहिए तो। ये मैंने किया नहीं। एनटीपीसी ओके, SGVN। उसके बाद 21वां, तो इलाविनिल वलारिवन जो है वो गोल्ड मेडल जीता उन्होंने। द राइज ऑफ जूजेंथलीज, ओके, ये रिलेटेड नहीं है कोरल ब्लीचिंग से, सो इसको करेंगे, याद कर लेंगे इसको, और क्या बाद में देख लेंगे जूजेंथली क्या होता है। सो अभी इंग्लिश की बात करते हैं जो हमारा मेन मकसद है इस वीडियो का। तो देखो, अभी वी आर गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अभी इसकी एक कॉमन सेंस लिटरल सेंस लेके देखो। वी आर गोइंग बैक, हम वापस जा रहे हैं ड्राइंग बोर्ड पे। मतलब इसका मतलब ये है कि ड्राइंग बोर्ड यानी कोई बोर्ड है, उस पर कुछ लिखा जा रहा है, कुछ प्लान वगैरह बताया जा रहा है। ठीक है, और उस पे वापस आ रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना कि बैक टू द वर्क या बैक टू पे योर अटेंशन हियर, ऐसा कुछ बोल के। तो वी आर गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यानी हम दोबारा से उस काम को, किसी भी काम को कर रहे हैं। तो रीस्टार्टिंग था। ठीक है, स्टार्टिंग अगर होता तो गोइंग बैक का काम नहीं होता। स्टॉपिंग नहीं है, पॉजिंग भी नहीं होगा। ठीक है, गोइंग बैक का मतलब दोबारा किसी काम पे लग जाना, तो रीस्टार्टिंग। ठीक है, देखा जाए तो स्टॉपिंग और पॉजिंग थोड़ा सिमिलर सेंस है। हालांकि पॉजिंग का मतलब ये है कि बाद में करेंगे उसको, और स्टॉपिंग का मतलब है कि एकदम ही बंद कर दिया है। ठीक है ना, सो हल्का सा डिफरेंस रहता है, लेकिन इसको गैस कर पाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं था रीस्टार्टिंग को। सो इट वाज अ बिट इजियर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं अभी। अ पर्सन हु रेनाउंसेस, अभी ये तो आसान होता है। डिसिपल का मतलब चेला होता है। ठीक है, एपोस्टल का भी एक मीनिंग होता है, मेरे को ध्यान नहीं। एपोस्टेट और एपोजल में मुझे ये था कि कौन सा लगाऊं, सो मैंने इसको पढ़ रखा था, मैंने लगाया। ठीक है, 16 सेकेंड्स। नेक्स्ट चलो, ये देखो, इधर थ्योरी समझो। द टीचर सेड दैट द स्काई इज ब्लू ड्यू टू रेली स्कैटरिंग। तो ये जो चीज है ना, यहां से लेके यहां तक, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। ठीक है, इसीलिए सेड आने के बावजूद भी यहाँ पे इज इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, अभी टीचर सेड है, सिंपल है, तो ये जैसा का जैसा ये वैसा का वैसा रहेगा ना। द स्काई इज ब्लू ड्यू टू, ये गलत है क्योंकि हैड बीन। देखो, इस तरह की फॉर्मेशन से जब इस तरह की फॉर्मेशन में जाते हैं तब तो चेंज होना बनता है, लेकिन इस तरह की फॉर्मेशन अगर दी है ना ऑलरेडी, तब आते टाइम कोई चेंज होगा नहीं। ठीक है ना, सो वाज भी नहीं होगा, विल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इज है। ठीक है, तो इज तो एक ही में आएगा, इसी को लगा दो, कोई ज्यादा मुश्किल होनी नहीं चाहिए थी इस क्वेश्चन में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, ये देखो, अभी इसको ध्यान से समझो एक बार। रेनबो इज अ मेटेरोलॉजिकल मार्वल दैट डैश सीजेस है। सीजेस मतलब रुकना। ठीक है ना, सीजेस यानी थम जाना, रुक जाना। टू कैप्टिवेट द ह्यूमन इमेजिनेशन, मानव के ध्यान को खींचने में रुकता नहीं है, तो क्या आएगा? नेवर, वो कभी नहीं रुकता है। ठीक है, मतलब रेनबो ऐसी चीज है जो हमेशा आदमी के ध्यान को आकर्षित करता है। ठीक है ना, ऐसा। ऑफन प्राय सीजेस, नहीं, कभी कभी रुक जाता है, नहीं रुकता है भाई। मोर सीजेस गलत है, लेस सीजेस भी गलत है। सो नेवर सीजेस टू कैप्टिवेट। ओके, सो ये एक फॉर्मेशन होती है सेंटेंस को अच्छी तरह कहने की, तो इसको देख लो। सीजेस टू, नेवर सीजेस टू, जैसे मैं बोल दूं ही नेवर सीजेस टू अमेज अस, वो कभी हमें आश्चर्यचकित करने में असफल नहीं होता है, रुकता नहीं है, थमता नहीं है। ठीक है, ऐसा। अभी नेक्स्ट चलो। फॉर्म्ड व्हेन सनलाइट रिफ्लेक्ट्स और बेंड्स एज इट पासेस थ्रू डैश इन द एटमॉस्फेयर। तो देखो, एटमॉस्फेयर में यूज नहीं होते, वेव्स नहीं होती, ट्रीज नहीं होते, रेनड्रॉप्स होती है। रेनबो काम कैसे करता है अगर आपको ये पता है ना, तो आप इस पैरे को आराम से कर लोगे, क्योंकि रेनबो में क्या होता है,
बारिश के बाद में कुछ छोटी छोटी हल्की हल्की बूंदें एटमॉस्फेयर में होती हैं, उन पे सनलाइट पड़ती है, सनलाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, टोटल इंटरनल उसका रिफ्लेक्शन होता है, उसकी वजह से कलर्स की स्कैटरिंग होती है। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। उसमें फिर कलर जो है वो वेवलेंथ के हिसाब से डिवाइड हो जाते हैं और हमको रेनबो फॉर्मेशन दिखाई देती है इन दी अपोजिट डायरेक्शन टू द सन। ठीक है ना, ऐसा। सो इसको करना आसान था। रेनड्रॉप्स एटमॉस्फेयर रेनड्रॉप्स होते हैं, वहां से रिफ्लेक्ट होती है, बेंड होती है सनलाइट। ठीक है ना, सो इजी था, नॉट अ बिग डील। यहाँ देखो फिर अभी ईच कलर इज डैश ऑफ लाइट्स वेरिंग वेवलेंथ। रिजल्ट होता है लाइट की वेरिंग, बदलती हुई वेवलेंथ का रिजल्ट है हर एक रंग, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बदलती है तभी वो रंग जो है बनता है। रिस्पेक्ट नहीं है, स्केयर नहीं है, डिवाइड नहीं है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, रेनबो ऑफन अपीयर आफ्टर रेन शावर। कब? व्हेन द सन पीक्स थ्रू द डिसिपेटिंग रेन क्लाउड्स। जब सूर्य पीक्स थ्रू का मतलब होता है अपनी नजर दौड़ाता है, मतलब देखता है, कहने का मतलब सनलाइट पड़ती है जब। ठीक है, सो व्हेन आएगा, देन नहीं, वेयर नहीं, हाउ नहीं। ठीक है ना, सेंटेंस के हिसाब से देख लो, सिंपल था। अभी एक सम, तो देखो एक वर्ड है ये। मैं क्या करता हूं ना, मैं वर्ड्स को थोड़ा इस तरह से ध्यान रखता हूं कि वो बोलने में कैसे हैं। ठीक है, जैसे इर्क का मतलब है कुछ ना कुछ चिड़चिड़ा टाइप का। ठीक है, इर्क यानी चिड़चिड़ा। सम हमको पता है क्या होता है, उस चीज से भरा हुआ। फॉर एग्जाम्पल ओ का मतलब होता है चौंकाने वाला, और ऑसम यानी ऐसी चीज जो चौंका दे, हैरान कर दे। ठीक है, ऐसी ऑसम होती है। तो सोफिस्टिकेटेड नहीं होगा। एब्रेसिव का मेरे को मतलब नहीं पता, ये भी नहीं होगा। पॉजिटिव का मेरे को मतलब नहीं पता, मतलब वैसे तो थोड़ा सेंस में लगा सकता हूँ। सो चीयरफुल मुझे लगा था, वही मैंने लगा दिया 8 सेकंड में। इर्कसम चिड़चिड़ा, चीयरफुल यानी खुशनुमा। ठीक है, सो आई गेस्ड इट इन दैट वे। अभी ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इसको देखो, इसमें क्या है ना, इसमें हमको बताना है कि आईटीआर फॉर्म 2022 में लॉन्च हुआ था, तो एनआरआई को कैसे असिस्ट करता है। तो यहाँ देखो, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है एनआरआई इन्वेस्टर्स वर रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म ITR 2 सिंस दे प्रीक्लूडेड फ्रॉम यूजिंग ITR 1 विच इज ओनली एप्लीकेबल टू रेजिडेंट्स। ठीक है, हाउएवर टैक्स अथॉरिटीज हैव इंट्रोड्यूस्ड कॉमन ITR, जिसमें क्या होगा, इन्वेस्टर्स बाय फिलिंग इन ओनली द रेलेवेंट सेक्शन, सिर्फ उनको रेलेवेंट सेक्शन भरना पड़ेगा। सो रेलेवेंट सेक्शन वाला जो ये ऑप्शन था ये ठीक हो गया। टैक्स फाइलिंग के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, ये गलत है। वेट तो करना पड़ेगा, जब ITR का टाइम आएगा तभी भरना पड़ेगा। कॉलम्स आर सिंप्लीफाइड नाउ, सिंप्लीफाइड तो नहीं हुए हैं लेकिन एक में मर्ज हो गए हैं, ये बात है। टैक्स फाइलिंग एक्सेस टू फ्यू मोर कंट्रीज का तो जिक्र भी नहीं है। सो यही बनता है, यही लगाओ। उसके बाद नेक्स्ट चलो, इसमें क्या बोला है, इम्पैक्ट ऑफ डिजिटाइजेशन की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, ऑनलाइन टैक्स रिटर्न्स फॉर्म्स विद प्री फिल्ड डेटा हैव बीन मेड पॉसिबल विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो डेटा जो वो प्री फिल्ड आने लगा है, टैक्स फाइलिंग फॉर्म विद प्री फिल्ड डेटा, उसके अलावा और कोई इसका यूज इसमें मेंशन नहीं है। ठीक है, सो ये भी इजी था। अब इसको देखो, एनआरआई टैक्स पेयर्स रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम यूजिंग ITR 1, तो क्यों रेस्ट्रिक्टेड है ये बताना हमको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ITR 1, ठीक है, प्रीक्लूडेड है, क्यों है, विच इज एप्लीकेबल ओनली टू रेजिडेंट टैक्स पेयर, सिर्फ रेजिडेंट ही जो है इंडिया के वही इसको ITR 1 को इस्तेमाल करेंगे। सो क्यों है, क्योंकि एक्सक्लूसिव ओनली टू रेजिडेंट टैक्स पेयर्स, सिंपल था। तो इसके तो सारे आंसर इसी में थे, कोई बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं थी। फिर ये है कि एनआरआई जब एक प्रॉपर्टी सेल करता है तो व्हाट इज डन टू एन एनआरआई, उसके साथ क्या होता है। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लाइन है, जब एनआरआई, ये रहा, फॉर इंस्टेंस फ्रॉम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जब एनआरआई एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गेन कमाता है एक सेल करके इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो बायर को प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड टू टैक्स डिडक्ट टैक्स एट 20% ऑफ द सेल वैल्यू, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सेम चीज है। उसके बाद नेक्स्ट, अभी ये देखो, ब्रिंग अ चेंज फ्रॉम द टैक्सेशन पर्सपेक्टिव ऑफ एन एनआरआई, तो क्या था,
एक चेंज कब आया है, चेंज की बात यहाँ की गई है। बजट 2023 कुड ऑल्सो ब्रिंग अ फ्यू चेंजेस फ्रॉम अ टैक्सेशन या प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव फॉर एनआरआईज। तो ये भी बेसिक था, ठीक है ना। एकदम सारे के सारे आंसर्स इसमें दिए हुए थे ऑलरेडी। शी सॉ थ्रू हिज डैश टैक्टिक्स एंड स्टूड हर ग्राउंड, ठीक है ना। शी सॉ थ्रू, उसने देख लिया था, ठीक है, उसको दिखाई पड़ गया था। हिज, तो कौन से टैक्टिक्स, अभी इस पे देखो, सिंसियर टैक्टिक्स नहीं होते हैं भाई। अगर टैक्टिक्स वर्ड आ गया ना, इसका मतलब वो नेगेटिव, वो चालबाजियों की बात कर रहा है। एंड चालबाजियां सिंसियर तो होंगी नहीं, इनोसेंट भी नहीं होंगी, रियल भी नहीं, मतलब रियल होंगी लेकिन रियल का ज्यादा इसमें सेंस है नहीं, ठीक है। मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स होती हैं। एंड स्टूड हर ग्राउंड, उसने उसकी मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स को देखा और अपनी जमीन पकड़े हुए रही है। जमीन पकड़ने मतलब क्या होता है कि डटी रही, खड़ी रही, ठीक है, मजबूती से। सो नेक्स्ट चलते हैं। इसमें भी कोई ज्यादा मुश्किल का काम नहीं था, सिंपल था ये भी। अभी नेक्स्ट चलो, वन हु वॉक्स इन स्लीप। अभी इसको मैंने कैसे किया, देखो हमको ये पता है कि सोमन सोमनी सोमना का मतलब होता है नींद, ठीक है। जैसे ओके, तो सोमना का मतलब होता है नींद, अल्ट्रुइस्ट का मतलब तो परोपकारी होता है, ठीक है, और कंस्क्रिप्ट का मतलब भी अलग है कुछ। तो लोक का मतलब होता है LOQ, लोक का मतलब होता है बोलना, ठीक है, बोलना। फॉर एग्जाम्पल लोकेशियस का मतलब होता है बातूनी, ठीक है, जो ज्यादा बातें करता है, ओके। जैसे डायलॉग, नहीं ये तो दूसरा है, LOGU हो गया, तो GU का मतलब होता है तर्क, बात करना, ठीक है। सो हम क्या होगा, लोकिस्ट का मतलब होता है बोलने वाला, सोमन का मतलब होता है नींद में बोलने वाला, सोमनीलोकिस्ट होता है, और नींद में चलने वाला सोमनाम्बुलिस्ट। सोमना यानी नींद वाले दो ही थे, या तो ये होगा या ये होगा। ये तो बोलने वाला हो गया, तो चलने वाला बच गया, ये तो लगा दिया। हालांकि मुझे एम्बुलिस्ट का मतलब भी नहीं पता, फिर भी मैंने लगा दिया, क्योंकि हो तो यही सकता है, इसके अलावा और कोई तो होगा ही नहीं। अभी चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज बीइंग डिस्कार्डेड बाय यू। तो देखो इधर आसान है यार, ये पैसिव वॉइस दिया हुआ है, हमको एक्टिव वॉइस बनाना है। सो जब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और प्लस बीइंग आए ना, और प्लस ऑब्जेक्ट बाई करके ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, या क्वेश्चन मार्क ना भी है, ये सिंपल सेंटेंस लिख रहा हूं मैं भी। ये अगर पैसिव है ना, तो हमको ये पता है कि ये पैसिव किस एक्टिव से आया है। अगर यहाँ पे इज और ING है, इसका मतलब ये इज ING वाला बनेगा, ठीक है, यानी कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बनेगा, ठीक है। यहाँ पे वाज वर प्लस ING हो तो ये वाज प्लस ING बनेगा, ठीक है, यहाँ पे बीइंग हो जब। और अगर वाज ING दे रखा है एक्टिव में, तो पैसिव में ये बनेगा, उल्टे हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इज बीइंग आ रखा है तो आर होगा, क्योंकि यू जो है ना, यू एक प्लूरल की तरह काम करता है, यू के साथ आर लगाते हैं। सो व्हाट आर यू डिस्कार्डिंग, ठीक है। वर नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है, विल नहीं होगा, ये प्रेजेंट में है, फ्यूचर में नहीं है। वॉज फिर से नहीं होगा क्योंकि ये तो प्रेजेंट में है, इसलिए प्रेजेंट वाला ही आएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। थ्योरी को समझ लो, उसके बाद तो चीजें आसान रहती हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखो अभी इसमें बिजार की स्पेलिंग थी, उसमें दिक्कत थी, मैंने थियरी लगाया, गलत हो गया। बिजार की स्पेलिंग अभी भी मुझे नहीं पता, मे बी ZZA होता होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ये मेरा ठीक है। तो देखो इसमें क्या था ना, इसको समझो एक बार यार, इस सेंटेंस को समझो एक बार, ध्यान से देखो इसको। वर्चुअल रियलिटी इज एन इमर्सिव कंप्यूटर जनरेटेड सिनेरियो। अभी देखो, इमर्सिव कंप्यूटर जनरेटेड सिनेरियो है दिस इमर्सिव एनवायरमेंट, दिस इमर्सिव एनवायरमेंट। कौन सा इमर्सिव एनवायरमेंट, ये वाला इमर्सिव एनवायरमेंट जिसकी बात की गई है। इसका मतलब पहले P आएगा, P के बाद में R आएगा, ठीक है। देखो Q नहीं आ सकता है, Q पहले नहीं आ सकता है। इट कैन ऑल्सो, इट मतलब क्या, ठीक है ना। सो इट से पहले उसका जवाब देना पड़ेगा कि इट है क्या, ठीक है। पहले P आएगा, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, P के बाद में S, ऑगमेंटेड रियलिटी सिस्टम्स में ऑल्सो बी कंसिडर्ड, और उसके बाद में R, दिस इमर्सिव। ये गलत है, ठीक है ना। सेम यहाँ पे फॉलो होगा,
आर जो है वो काफी नीचे चला गया। पहले इमर्सिव की बात की है, उसके बाद में लास्ट में आर दिस इमर्सिव, तो ये नहीं है, ये साथ साथ चलेगा। ठीक है, पी के बाद में आर आएगा, इसलिए ये लगा दिया। हालांकि मैंने इसमें टाइम ठीक ठाक अमाउंट में लिया था। सो लेट्स सी, 99 सेकेंड लगाई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, इट इज वेल नोन दैट चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवी। ये छोड़ो, इसको पढ़ेंगे नेवी। चाइनाज अप्रोच टुवर्ड डैम कंस्ट्रक्शन क्या है, तो यहाँ पे बोल रखा है, देखो अभी डैम कंस्ट्रक्शन के बारे में यहाँ पे बोल रखा है, ये रहा। चाइना ऑल्सो टेक्स अ हाईली सिक्रेटिव अप्रोच टू इट्स मैसिव डैम प्रोजेक्ट्स ऑन इंटरनेशनल रिवर फ्लोइंग टू अदर कंट्रीज। ठीक है, सो सिक्रेटिव अप्रोच, इसका मतलब एक गुप्त जो अप्रोच है उसको वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी अनकम्युनिकेटिव स्ट्रेटजी फॉर बिल्डिंग, बस वर्ड्स को घुमाया है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए ये वाला आंसर जो है वो लगेगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं, तो कहाँ पे जिबूती, ये तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं, यहाँ मेंशन है। ठीक है, उसको देख लेना। सो इट वाज नॉट बिग डील। ओपनली एक्सेप्ट तो नहीं करता है भाई वो। ठीक है, ओपनली नहीं करता है, यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ये रहा, दैट इज ब्रेजनली डिनाइज। वो फुटप्रिंट फॉलो तो करता है लेकिन वो डिनाई करता है। ठीक है, वो बोलता है कि नहीं नहीं, हम ऐसे एक्सपेंशन नहीं करते। तो यहाँ पे ओपनली एक्सेप्ट तो है ही नहीं, तो इसको गलत करो। 12 आर्टिफिशियल आइलैंड नहीं बनाए, 7 ही बनाए। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी बिल्ट 7 आर्टिफिशियल, तो इसका मतलब दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी वर्ड्स देखना है, उनका मीनिंग देखना है। अभी देखो ध्यान से, काफी सारी चीजें होती हैं जो हेल्प करेंगी। देखो, बेलिजरेंट और पग्नेशियस, तो ये दोनों के दोनों क्या है, इनकी फॉर्मेशन सेम है। ठीक है, अभी एडजेक्टिव और एडवर्ब है ना, जो उसमें मेरे ख्याल से ये एडवर्ब है। ठीक है, और ये एडजेक्टिव्स हैं। सो ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, दोनों एडजेक्टिव हैं, ये एडवर्ब हैं। ठीक है, सारे के सारे। देखो अभी क्लैंडस्टीन का मतलब होता है गुप्त। ठीक है, एंड जो स्टीलदी है यहाँ पे, स्टीलदी, ये रहा, थ्रू स्टीलदी मैनूवर, यानी कि गुप्त चालों से फुटप्रिंट को फॉलो करता है। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो स्टीलदी का मतलब है गुप्त। कंस्पिकसली यानी एविडेंटली। ठीक है, कंस्पिकसली यानी जो दिखता हो सामने से, एविडेंटली यानी जो सामने से दिखाई पड़ता हो। ठीक है, जो छुपा ना हो। सो यही बनता है, बाकी कोई ऐसा बनाता ही नहीं है इसके साथ में। नेक्स्ट चलते हैं। अभी नेक्स्ट देखो, ये सिंपल है यार। देखो, इसमें कोई बहुत ज्यादा छेड़खानी करनी नहीं है। इट वॉज मैंडेटरी टू रजिस्टर और माई, तो माई के बाद में कुछ ना कुछ आना चाहिए, बिलोंगिंग, तभी तो माई का मतलब बनेगा ना। सो रजिस्टर मी लीगली, लेकिन ये क्या है, आई वॉज वर्किंग। ठीक है, इट वॉज मैंडेटरी रजिस्टर। सो आई वॉज वर्किंग अगर है ना, मतलब कहने का मतलब अगर खुद ही मैं ही वो काम कर रहा हूं तो उसके लिए माई सेल्फ लगाते हैं। ठीक है, जैसे ही गेव मी अ पेन। ठीक है, लेकिन अगर ही गेव की जगह अगर मैं ही अपने आप को दूं तो आई गेव माई सेल्फ, एक मिनट रुको, पेन छोड़ गया, आई गेव माई सेल्फ अ पेन। ठीक है, ऐसा होगा। अगर मैं ही वो काम कर रहा हूं ना तो माई सेल्फ आएगा, मैंने खुद को क्या दिया, एक पेन दिया। ओके, सो इसलिए यहां पे क्या आएगा, मैंडेटरी टू रजिस्टर माई सेल्फ लीगली। ठीक है ना, सो कोई ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं था, सिंपल था। उसके बाद नेक्स्ट चलो। अभी द मोस्ट प्रोमिनेंट पीक ऑफ हुज की जगह क्या आएगा, माउंटेन्स है। ठीक है, रेंज ऑफ माउंटेन्स है, इसका मतलब क्या है, ये एक निर्जीव चीज है और निर्जीव के साथ में विच लगता है। तो द मोस्ट प्रोमिनेंट पीक ऑफ विच इज कॉल्ड वाई। ठीक है, सो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, सिंपल था ये। नेक्स्ट चलो। अभी द फर्स्ट थिंग यू शुड डू ऑन रिसीविंग द आंसर शीट इज टू के बाद में जब इज टू आ जाए उसके बाद में क्या होगा,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। इज टू काउंट द पेजेस, पेजेस गिनने होते हैं। एंड राइट, देखो यहां से समझ लो यार, एंड राइट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलो, अ पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है थोड़ा सा डाउट लेके चीज को देखना, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया टेक हिज वर्ड्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब उसकी बात को एकदम मत मान लो, थोड़ा बहुत डाउट रखो, ठीक है। तो ये आइडिया में इसको बस ध्यान कर लो, याद कर लो, और कुछ नहीं। ये वाला है जिसमें इंडेफिनिट आर्टिकल का करेक्ट यूज हो रखा हो। देखो अभी ये तो बहुत बेसिक था, इसमें तो किसी को टाइम लगा भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो, अ क्लाउडी डे वी कैन नॉट गो एन ड्राइव होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ड है ड्राइव, और ये जो है ना ये कॉन्सोनेंट है। एन क्लाउडी सेम वजह से नहीं होगा, एन क्लाउडी यहाँ पे भी नहीं होगा, ठीक है। यही बचता है इसमें, अ क्लाउडी है, अ ड्राइव है, ठीक है ना। सो ये बन गया। ध्यान से देख लिया करो, टाइम लगा लिया करो, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में बहुत टाइम मिलता है, तो थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन पे लगा लोगे ना, आंसर निकल आएगा। द कोच एंड द मेंटोर, देखो अभी क्या होता है ना कि अगर दो बंदे होते, कोच और मेंटोर, दो अलग लोग होते, तो यहाँ पे वर आता, ठीक है ना। और इस वाज और वर की वजह से हमको पता लग गया कि ये जो बंदा है ना, ये सिंगल बंदा है, कोच और मेंटोर एक ही बंदा है, ठीक है। वाज लिफ्टेड, तो इसमें सिंगल होने की वजह से क्या दिक्कत है, द कोच एंड मेंटोर, द कोच एंड मेंटर, वो कोच है एंड मेंटर है, ठीक है। द जो है वो बता रहा है कंप्लीट इस चीज को, द कोच एंड मेंटर, ठीक है, ऐसा होगा। वाज लाइक्ड, सिंगल बंदा है, इसलिए हम यहाँ पे द नहीं लगाएंगे, द एक बार लग गया, उसके बाद फिर ये कोच एंड मेंटर, ये सिंगल उपाधि है इस बंदे की, एक तरह से ये क्या है, पोजीशन है इस बंदे की, ठीक है। सो ऐसा होता है, इसको ध्यान रख लो। अभी वाज आया यानी सिंगुलर है, अगर वाज की जगह वर होता फिर दोनों के दोनों आते, द कोच एंड द मेंटर, एक कोच है और एक मेंटर है, ठीक है, ऐसा। अभी नेक्स्ट, मैनी स्टूडेंट्स फील डिफरेंशियल, डिफरेंशियल की स्पेलिंग आपको पता है, करेक्ट स्पेलिंग करनी थी, TIAL होता है डिफरेंशियल। इसके बाद नेक्स्ट, तो इसमें देखो अभी दिक्कत कहाँ पे है, इसमें इनकरेक्ट को देखना था कौन सा है। सो डेलिबरेट की स्पेलिंग BRAT रेट होता है, ठीक है। ब्रश स्ट्रोक ठीक से है, उसके बाद कॉन्ट्रास्ट भी ठीक से है, कॉन्ट्रास्ट आएगा। शेडोज भी ठीक है, सिंगल डी आता है, नॉट डबल डी। उसके बाद नेक्स्ट, रेपिनसेड, अभी यहाँ पे देख लेते हैं, फॉर्मेशन देख लेते हैं एक बार। सो मैंने पहली वाली वीडियोस में भी बोल रखा है कि आई, अगर यहाँ पे विल भी है ना और यहाँ पे सेड है, तो वो वुड बी में बदल जाएगा, वुड बी, ठीक है, वुड बी हो जाएगा। सो यहाँ पे ही विल बी बर्निंग द पेपर्स द नेक्स्ट डे, ये गलत होगा। वुड बी बर्निंग द पेपर्स टुमारो गलत होगा, क्योंकि टुमारो बदलेगा द नेक्स्ट डे में। ही वुड आएगा सिंपल तब आएगा जब यहाँ पे बी ना हो और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो, यहाँ पे ऐसा हो, ही आई विल बर्न, तब आएगा ही वुड बर्न द पेपर द नेक्स्ट डे, ये तब ठीक होगा, लेकिन फिलहाल ये गलत है। तो बच गया ये, इसको लगाओ, नेक्स्ट डे है, वुड बी है, ING है, सब कुछ है, ठीक है। ग्रामर को सीख लो भाई, जिसको नहीं आती वो सीख लो, वरना बाद में दिक्कत आएगी। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। ही विल गिव एन एक्सेलेंट परफॉर्मेंस ऑन द एनुअल डे, तो इसका क्या करना है हमको, पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखो क्या होता है, ही विल गिव है, तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे विल प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब, ये पैसिव वॉइस में जब जाएगा तो बदलेगा किसमें, विल या शेल, ठीक है। उसके बाद बी, उसके बाद प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में बाई, एंड उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, एंड सो ऑन, आगे सब्जेक्ट आएगा, ये सब चलता है, ठीक है। सो अब देखो, विल या शेल और प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे है, ठीक है ना। इसमें देखो एक बार, विल बीइंग गलत है, वुड बी गलत है, वुड बी तो होगा नहीं ना, यहाँ पे विल है तो विल आएगा, माइट भी, ये भी गलत है, यही बचता है बस विल बी, ठीक है ना। सिंपल, कोई मुश्किल काम नहीं था, एकदम आसान होते हैं ये वाले। नेक्स्ट चलो अभी। सो नेक्स्ट, रेजोल्यूट, ठीक है। रेजोल्यूट का मतलब होता है तगड़ा, ठहरा हुआ या स्ट्रॉन्ग, दृढ़, ठीक है ना। टेंडर का मतलब होता है नाजुक,
अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है हतोत्साहित या फिर जिसका मन ना करता हो। ज़ैनी का मेरे को मतलब नहीं पता। स्टेड फास्ट होता है अपनी चीजों पे डटा हुआ, दृढ़, ठीक है ना। तो ये आता है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। सी आई टू आई, ठीक है। सी आई टू आई, अभी देखो यहाँ पे एक तरीका होता है ऑप्शन एलिमिनेशन का। वो तरीका होता है कि अगर दो ऑप्शन सेम है ना तो दोनों में से कोई भी आंसर नहीं होगा। टू डिसएग्री, टू हैव डिफरेंट ओपिनियंस, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है ना। अगर डिफरेंट ओपिनियन है इसका मतलब आप दूसरे से एग्री कर ही नहीं रहे ना। अगर आपकी डिफरेंट ओपिनियन है तो इसका मतलब डिसएग्री कर रहे हो। टू बी टॉलर देन समवन, ये तो एक तरह से इससे तो रिलेटेड हो गया लिटरली थोड़ा सा, तो ये शब्दों में नहीं आएगा। टू बी इन एग्रीमेंट का मतलब होता है सी आई टू आई, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे। और नेक्स्ट, प्रिटेंड टू बी इल और इन ऑर्डर टू एस्केप ड्यूटी और वर्क, ये सिंपल सा आपको याद करने की चीज थी, ठीक है। आउट को मेरे को नहीं पता, एग्ज्यूम मेलिंगर वगैरह, तो मेलिंगर आंसर था। चलो एक आध तो गलत होना बनता है। अभी पेटुलेंट का ये मैंने छोड़ दिया था, लगाया नहीं था, लेकिन इसका ये आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखो लैंटर्न फेस्टिवल के बारे में बोल रखा है कि कौन सी चीज है जो अच्छे से डिस्क्राइब करती है। तो कैओटिक एंड रिफ्लेक्टिव नहीं है, रिफ्लेक्टिव हो सकता है, कैओटिक नहीं है, ठीक है। ज्यादा भागदौड़, मतलब कैओस वाली भागदौड़ नहीं है। ईरी, ईरी का मतलब होता है जो चिड़चिड़ा लगे, जो मतलब कानों के लिए भी ठीक ना हो। मिस्टीरियस, गुप्त, तो गुप्त तो नहीं है ना, ईरी है। काम है, ठीक है, सोम्बर नहीं है, ठीक है। काम तो है लेकिन सोम्बर नहीं है। लाइवली है और वाइब्रेंट है, यही एक ऐसा वर्ड ग्रुप है जो इसको बेस्ट डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। जीवंत दिखाई देता है ये फेस्टिवल, और वाइब्रेंट है, काफी सारे कलर्स हैं, और लैंटर्न छोड़ी जा रही है ऊपर वगैरह वगैरह। सो भाव समझना है हमको सिर्फ। उसके बाद है ह्यूमन एक्सपीरियंस डज द लैंटर्न फेस्टिवल डिस्क्राइब पैसेज सिंबलाइज एंड सेलिब्रेट। तो लास्ट में एक लाइन दी हुई है यहाँ पे, ये रहा सेलिब्रेशन ऑफ यूनिटी, होप एंड एंड्योरिंग ह्यूमन स्पिरिट, द एंड्योरिंग ह्यूमन स्पिरिट ऑफ कलेक्टिव होप एंड यूनिटी, ठीक है। ये आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, सीरीन, सीरीन का देखो अभी ट्रांसपेरेंट, आर पार देखा जा सकने वाला। ल्यूमिनस, जो ग्लो करता हो, ग्लोइंग भी सेम होता है, यानी दोनों में से कुछ नहीं आएगा। सो क्लैमरस बचता था, मैंने उसको लगा दिया सीरीन में, और वो तुक्का लग गया, ठीक हो गया। ये एक्चुअली तुक्का था। अभी ट्रू और फॉल्स हमको देखना है। तो पहला देखो, सोनली ऑन लोकल म्यूजिक, तो लोकल म्यूजिक नहीं है भाई, सिर्फ यहाँ पे बात कर रखी है इसमें इंटरनेशनल कुजीन की, ठीक है। इंटरनेशनल कुजीन वगैरह आ रहे हैं और डाइवर्स कल्चर आ रहे हैं, तो लोकल कल्चर, लोकल कुजीन और लोकल म्यूजिक नहीं है सिर्फ, ठीक है। पहला गलत हो गया। सेरेमनी मेड ऑफ मेटल, मेटल के नहीं है, यहाँ पे पेपर का जिक्र है कि जो ये है पेपर के बनाए हुए होते हैं लैंटर्न्स, यहाँ पे दिखेगा शायद, ये रहा डेकोरेटेड पेपर लैंटर्न्स, ठीक है। सो पेपर के हैं, मेटल के नहीं है, इसका मतलब दोनों के दोनों फॉल्स हैं। नेक्स्ट, शी रेड, अभी इसमें क्या दिक्कत है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या गलती कर गए ये बात देखो। इसको ना जब रीड जब सेकंड फॉर्म में होता है, सेकंड एंड थर्ड में, तब उसको रेड पढ़ा जाता है, RED की तरह पढ़ा जाता है, रेड, ठीक है। आई हैव रेड दिस बुक, ओके। सो हमको रेड देखना था, रेड जैसा कौन साउंड करता है, तो रेड करता है बिल्कुल, हेड करता है बिल्कुल, थ्रेड करता है बिल्कुल, लीड नहीं करता है, लीड नहीं, लीड का जो है वो लेड हो जाता है सेकंड फॉर्म, ओके। शी लाइक्ड द डैश ऑफ द स्टोरी, तो हमको अप्रोप्रिएट होमोफोन चुनना है, अप्रोप्रिएट, ऐसा नहीं कि सिर्फ होमोफोन चुनना था, जो सेंटेंस की सेंस भी बनाता हूं वो चुनना था। रेड नहीं आएगा। शी लाइक्ड द रेड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का लाल कुछ सेंस नहीं है। स्टोरी का हेड हो सकता था, ठीक है, शी लाइक द हेड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का हेड हो सकता था, लेकिन हेड की जगह हम इस्तेमाल क्या करते हैं, प्रोटैगोनिस्ट, ठीक हो, प्रोटैगोनिस्ट इस्तेमाल करते हैं। सो प्रोटैगनिस्ट होता तो हम अप्रोप्रिएट मानते, हेड को ठीक नहीं मानते। थ्रेड आएगा, थ्रेड क्यों आएगा, क्योंकि थ्रेड ऑफ द स्टोरी, कहानी की डोर, जिस वे में कहानी आगे बढ़ रही है ना, उसको थ्रेड बोलते हैं, ठीक है, थ्रेड ऑफ द स्टोरी। सो ये आंसर उचित रहेगा, अप्रोप्रिएट रहेगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट, बहुत लोगों ने रेड लगाया है होमोफोन के चक्कर में, ये भी इजी था। देयर इज अ होल, छेद है मेरी शोक में, एंड आई नीड अ होल, मुझे पूरा का पूरा एक नया पेयर चाहिए, ठीक है। सो ये आता था और ये करेक्ट था, सिंपल था, ये कोई मुश्किल काम नहीं था।
बेसिक। अभी नेक्स्ट देखो, द प्लेस माइट हैव बीन अबंडेंट बिकॉज देयर वाज नथिंग बट। ओल्ड है तो एन आएगा, रूम है कॉन्सोनेंट है तो द आएगा, इन द रूम। ठीक है, पहली बात तो आगे में कोई एन है ही नहीं, सिर्फ यही है, इसी को लगाओ। फिर द आए या ए आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट चलो, फॉरेस्ट फायर्स एज अ रिजल्ट ऑफ हॉट लाइटनिंग लास्ट डैश देन है, इसका मतलब क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री आएगी, ये आएगा। लॉन्गेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है, लास्ट डैश द, लास्ट द लॉन्गेस्ट होना चाहिए, यहाँ पे द नहीं है, ठीक है। और देन दे रखा, कंपेयर कर रखा है, यानी कंपैरेटिव डिग्री सिर्फ यही है यहाँ पे, तो इसी को लगाओ। फिर इन्होंने ऑप्शन ही नहीं ढंग के बना रखे यार, इसमें तो कोई गलती करेगा ही नहीं स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट, इफ यू लुक क्लोजली यू कैन सी दैट वन पिक्चर हैज मोर डिटेल्स एंड शेड्स देन द अदर विच इज सटल डिफरेंस। अभी देखो, हमको बोला है कि इफ यू लुक क्लोजली, अगर ध्यान से देखोगे तो तुमको डिटेल दिखेंगी, इसका मतलब क्या है, ये सटल डिफरेंस है। सटल यानी बहुत छोटा डिफरेंस। ऑब्वियस अगर होता तो हमको क्लोजली देखने की जरूरत नहीं पड़ती। मेजर होता तो सेम बात है, हमको क्लोजली देखने की जरूरत नहीं पड़ती, सामने से दिख जाता। रैंडम तो नहीं है, फिर रैंडम डिफरेंस तो नहीं है, ये स्लाइट डिफरेंस है, छोटा डिफरेंस है, ठीक है, इसीलिए हमको क्लोजली देखने की जरूरत पड़ रही है। बाकी ये आ गई क्या, ओके। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 40 हम चले गए जीके में, ठीक है। सो इंग्लिश हो गई है खत्म, एक बार और देख लो, ठीक है, रिजल्ट को, उसके बाद हम चलते हैं वापस। सो ये था रिजल्ट, 96.1 की है और इंग्लिश में 124 रहे हैं। पिछले वाले में 111 थे, उससे पहले में 123 थे एंड 131, ऐसा चलता रहता है, ठीक है। 120-15 के आसपास में स्कोर जो काफी अच्छा खासा बना हुआ है। अभी सोर्सेज की बात कर लेते हैं एक बार। तो सोर्सेज में आप क्या करो, अगर वोकैब थोड़ी वीक है ना तो PYQs पढ़ लो, जितने भी PYQs आ रखे हैं हमारे पिछले इंग्लिश में, ठीक है, जितने भी पिछले 3-4 सालों के पढ़ डालो। उसके बाद अगर पैसेज में दिक्कत आ रही है ना तो इंग्लिश माध्यम का डेली PDF आता है टेलीग्राम पे, उस PDF को पढ़ते रहो, उसके कंप्रिहेंशन को देखते रहो, वोकैब भी तेज हो जाएगी और कंप्रिहेंसिव जो एबिलिटीज हैं पैसेज को अंडरस्टैंड करने की वो भी बिल्ड हो जाएंगी। ग्रामर में दिक्कत आती है तो आप 10वीं 12वीं की कोई भी ग्रामर की बुक ले सकते हो, नहीं तो नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक उठाओ, उसको पढ़ना शुरू करो। आप इस तरह की वीडियोस देख सकते हो, ठीक है, जो अभी मैं बना रहा हूँ इम्प्रूविंग इंग्लिश की, सो दैट अगर आपको कहीं दिक्कत आती है, अगर आपको ये देखना है कि पैसेज को मैं सोल्व कैसे कर रहा हूँ या किसी और चीज को मैं कैसे समझ रहा हूँ, PYQRS कैसे लगा रहा हूँ, PQRS, तो आप देख सकते हो मैं चीजों को लिंक कैसे करता हूँ, ठीक है। बेसिक रहता है, इतना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक आध बार गलतियां हो सकती हैं लेकिन बहुत ज्यादा गलतियां हम नहीं करेंगे। बच्चों 105 नंबर, 100 नंबर, 90 नंबर ऐसे आ रहे हैं, तो इतना हार्ड ये था नहीं कि 100 आप जो वो 100 नंबर पे ही रुक जाओ, ठीक है ना। सो देखते रहो। अभी अगला टेस्ट हम देंगे ओलिव टेक्स्ट बुक का टेस्ट नंबर 10, ठीक है, फुल टेस्ट। सो देखते हैं उसको कब दे पाते हैं। सो बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।